तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। साथ में आप सभी अपने रिवीजन प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। यू ऑल आर डूइंग वेल। सो टुडे इज आवर वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है, भारत में पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर यहाँ से आपके कई क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Who founded Dosali Gram Swaraj Sangh (DGSS) in Gopeshwar in 1964? What will be the correct answer for this question? किसने दौसाली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की थी? बताइए। वेरी गुड। द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। चंडी भट्ट ने इसे स्थापित किया था। गुड। ये बताइए, इनमें से वो कौन है जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, ग्राम दान? आपने पढ़ा होगा ग्राम दान या भूदान, दोनों अलग अलग है। पहले भूदान, उसके बाद ग्राम दान। भूदान से एसोसिएटेड कौन है? वेरी गुड, द आंसर विल बी सी। ठीक है, सी। ओके। फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही, पहले प्रथम मतलब प्रथम इंडिविजुअल सत्याग्रही के नाम से कौन जाने जाते हैं? विनोबा भावे। चलिए ठीक है, वेरी गुड, 1940। सेकेंड इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन जाने जाते हैं? हु इज कंसिडर्ड एज सेकेंड इंडिविजुअल सत्याग्रहिस्ट? द आंसर वुड बी जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने किताब लिखा था इंडिया एंड ट्रांजिशन, है कि नहीं? देखिए बहकावे में कौन कौन आ रहे हैं। हाँ, एम.एन. रॉय। दिस इज एम.एन. रॉय। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया? दिस वाज बाय नेहरू। द ह्यूमन साइकिल, द ह्यूमन साइकिल। वेरी गुड, घोष, अरविंदो घोष। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, लोहिया। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, लोहिया साहब। व्हाई सोशलिज्म, व्हाई सोशलिज्म, भैया क्यों समाजवाद चाहिए? जेपी नारायण। इज इट माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म? आंसर वुड बी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए गुड, इतना तो आप लोगों को याद है। हु वाज द फर्स्ट हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया? सबसे पहले भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने दिया था? भैया भारत में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। एम.एन. रॉय इन द ईयर 1934। वेरी गुड। हु वाज द वन हु वाज चीफ माफ कीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? चीफ एडवाइजर कौन थे? आंसर वुड बी बी.एन. रॉय। ऑप्शन नंबर 2 सेकंड है। बी.एन. रॉय वाज द चीफ एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसके एडवाइजर थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रथम बैठक किसके द्वारा चेयर किया गया था? जो 9 दिसंबर को हुआ था। दिस वाज इन ऑन 9th of December 1946। दिस वाज चेयर्ड बाय whom? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। और ये कब कितने दिनों तक रहे थे? ये कितने दिनों तक रहे थे अपने पद पे आसीन? 3 दिन, 1 दिन। ओल्डेस्ट पर्सन, मतलब 9 को, 10 को और 11 को फिर बना दिए गए थे राजेंद्र प्रसाद साहब। तो आप बोल सकते हैं सब 3 दिन ऑन एंड अप्रॉक्स ये इस पद पे रहे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, इनमें से वो कौन है जो गांधी जी को चंपारण बुला कर आए थे? हाँ, एक मीटिंग इन्होंने डिसाइड किया, बिल्कुल। राजकुमार शुक्ला was one who invited गांधी जी to चंपारण। 3 कठिया पद्धति, आपको अगर याद होगा तो 3 कठिया पद्धति ये वहीं से एसोसिएटेड है। ठीक है, आपके
चंपारण सत्याग्रह पे। ओके, नील आंदोलन अलग था, नीला लिख रहे हैं शायद आप, नील बोल रहे हैं, नील आंदोलन वो अलग था। दीन बंधु, वो जो बंधु भाई थे दोनों, इंडिगो रिवोल्ट वो अलग था। ठीक है, चलिए, गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन था जो सफल था, और ये कब हुआ था? The answer would be 1917. This was Champaran Satyagraha. Is it clear? चलिए next question. Who was founder of बचपन बचाओ आंदोलन? बचपन बचाओ आंदोलन के फाउंडर कौन थे? वेरी गुड, द आंसर वुड बी कैलाश सत्यार्थी साहब। इज इट? कैलाश सत्यार्थी वॉज फाउंडर ऑफ दिस पार्टिकुलर बचपन बचाओ आंदोलन। हु वॉज फाउंडर ऑफ सेवा? सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, सुने? सेवा मतलब आई एम आस्किंग अबाउट SEWA, सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। आंसर वुड बी इला भट्ट, 1972। वेरी गुड, 1972 में आपके इला भट्ट के द्वारा क्या किया गया? सेवा की शुरुआत की गई, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, बहुत सारा रिवीजन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये सारी बातें लिखी हुई चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मेरी आवाज 50 स्पेन सब कुछ ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई शिकायत तो नहीं है? चलिए, राम प्रसाद बसवन, ये कौन है सर? फाउंडर? बताइए क्या होगा इसका आंसर, कम ऑन। रामविलास पासवान, अच्छा 2013 होगा। चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गलत क्या है, पहला स्टेटमेंट सही है। नेशनल पीपल्स पार्टी जो है वो नेशनल लेवल पार्टी है। टोटल अभी कितने नेशनल पार्टीज हैं? ईयर गलत नहीं है, टोटल अभी 6 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे हैं जो नेशनल पार्टीज के काउंटिंग में आते हैं, जिसमें से नेशनल पीपल्स पार्टी भी है और एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो नॉर्थ ईस्ट से आती है, नॉर्थ ईस्ट से आने वाली एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है। आईएनसी से टूटकर ये नहीं बनाए थे, ये बनाए थे आपके नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, सीसीपी नहीं, एनसीपी जी। किसके द्वारा फाउंड किया गया था? शरद पवार जी के द्वारा। शरद पवार 1999 में, शरद पवार जी के द्वारा 1999 से बनाया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बाद में इसे सेपरेट कर लिया गया। पीए संगमा भी फाउंडर थे आपके एनसीपी के, बाद में इन्होंने खुद की एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की ठानी एंड ही मेड, ध्यान रहेगा। चलिए, तो जब बात यहां तक निकली गई है तो थोड़ा सा हम लोग और कुछ चीजों को जान लेते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान जी, लोक जनशक्ति पार्टी, याद रहेगा, लोक जनशक्ति पार्टी। सर अभी उनके जो बेटे हैं चिराग पासवान, उनको तो आप लोगों ने सुना भी होगा, काफी एक्टिव रहते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं, इसके अलावा हम लोग जल्दी से क्या करेंगे, जो हमारे नेशनल पार्टीज हैं उनको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। बट अलॉन्ग विथ सबसे पहले इसे देख लेते हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी इज ए नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी। इट्स इन्फ्लुएंस इज मोस्टली कंसंट्रेटेड इन द स्टेट ऑफ मेघालय। ये फाउंड किया जाता है जुलाई 2012 और अकॉर्डेड नेशनल पार्टी स्टेटस इन 2019।
ये नेशनल पार्टी कब बनता है? 2019 में बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो रिसेंटली सबसे लास्टली नेशनल पार्टी का दर्जा उसे मिला है? विच पॉलिटिकल पार्टी रिसेंटली गॉट स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी इन इंडिया? दिस इज Aam Aadmi Party. And Aam Aadmi Party was founded in which year? This was founded in which year? 2012, 2012. ठीक है, this was founded by 2012 by अरविंद केजरीवाल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डू रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए, इन विच ईयर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड, फाउंडेड, AITUC मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। दिस वॉज ऑन द ईयर 1998, 1998 ईस्वी में इसे किसके द्वारा बनाया गया? Who was the founder? Founder was Mamata Banerjee। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है आपका, ये नेशनल स्टेटस कब मिला इसे? इन विच ईयर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस गॉट नेशनल स्टेटस इन इंडिया? नेशनल पॉलिटिकल पार्टी स्टेटस कब मिला? दो 2016 नहीं मिला, ले लिया गया, अभी वापस हो गया है। मिला था 2016 में। ठीक है, 2016 में मिला था, अब नहीं है, लेकिन 2016 में इनको मिला था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, BSP बहुजन समाजवादी पार्टी, इसके फाउंडर कौन थे? 1984 में इसे फाउंड किया गया। कांसीराम was founder. He also founded DS4, Dalit Shoshet 4, और he also founded BAMSEF, और बामसेफ दोनों की स्थापना जो है वो कांसीराम साहब किया था। अभी वर्तमान में आपको देखने को मिलता है कि एट प्रेजेंट टाइम इज पॉलिटिकल पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार देख लेना, आई कांट रिकॉल एग्जैक्टली, एक बार मुझे बामसेफ देखना होगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इन विच ईयर बीजेपी गॉट नेशनल, बीजेपी इन विच ईयर बीजेपी वॉज फाउंडेड? देखो, बीजेपी को पहले किस नाम से जाना जाता था? जब भारत आजाद होता है, आरएसएस, ऐसा मत बोलिए, आरएसएस कभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, उसके लीडर भले वहां से निकल कर आए हो। जनसंघ से भी पहले इसे नाम जाना जाता, हाँ जनसंघ, ठीक है, जनसंघ, ध्यान रखिए, और बाद में फिर इसको जनता पार्टी के नाम से जाना गया। ठीक है, भारतीय जनसंघ, द नेम वाज भारतीय जनसंघ। ठीक है, फिर आपको बाद में देखने को मिलता है 1977 में जब सरकार बनती है तब ये हो जाता है जनता पार्टी। ठीक है, इन द ईयर 1977 इट वाज जनता पार्टी। ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा, बिल्कुल, डू रिमेंबर इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बाय whom? दिस वाज इन द ईयर 1925 बाय MM रॉय। MM रॉय के द्वारा ये फाउंड किया गया था, ध्यान रखिएगा।
ओके फाइन। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये सेपरेट कब हुआ? कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। कब नया पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का इमरजेंस होता है? तो 1964 आफ्टर द वॉर, इंडो चाइना वॉर। इंडो चाइना वॉर 1962 में होता है, और इसके बाद जो आपको देखने को मिलता है कि 1964 में ये नया पार्टी बनकर निकलता है। ओके फाइन। नेक्स्ट, एक बचा है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको इसके बारे में पहले चेयरमैन कौन थे? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल आंसर? चलिए, मेनी स्टूडेंट्स आर गिविंग ऑप्शन नंबर ए सी। चलिए, आई एम गेटिंग मिक्स्ड आंसर। चलिए फाइन। ओके, सो अब यहां से पहले एक बार मैं आप लोग कंफर्म कर दूं, आप लोग बोल रहे थे सर ए और ह्यूम के कई सारे फुल फॉर्म्स निकलकर सामने आ रहे थे। तो ए का मतलब है एलन, ओ का मतलब है ऑक्टावियन, और ह्यूम ब्रिटिश थे ये। आप लोग हिंदी इंग्लिश सब नाम मिला दिए उनके नाम में, बताइए उनको इंडियन बना दिए। क्यों 7% रिजर्वेशन अगर मिल रहा है ओबीसी को अदर बिकॉज ऑफ, एम आई ऑडिबल एवरीवन? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है अब? एम आई ऑडिबल? अभी आ गया? चलिए ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं कह रहा था, भारत में अगर 27% रिजर्वेशन मिल रहा है अभी ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लास को, तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? तो ये बीपी मंडल साहब का है, मंडल कमीशन का है। ध्यान रखिएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि बीपी मंडल कमीशन किस बनाया तब गया? दिस वाज मेड इन द ईयर 1979। 1979 ईस्वी में, 1979 में इसे बनाया गया। और ये रिपोर्ट कब देता है? तो दिस कमिटी गिव रिपोर्ट इन द ईयर 1980। 1980 में ये रिपोर्ट देता है, ना कि आपका इतना 1985 में। ठीक है, एक मिनट सर, क्या हो गया? आई एम गेटिंग इशू, जस्ट मैं आपसे 1-2 मिनट वेट कर लीजिए। अब हो गया? चलिए, जो बीत गई बात गई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बता दीजिए, एलपीजी जो है वो किस 5 ईयर प्लान के समय में आया था?
तो आप सभी एक साथ एक सुर में जवाब दे रहे हैं, दैट इज 8th 5-year प्लान। चलिए फाइन, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके पहले क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये बताइए कि गैब्रियल आलमंड साहब जो है, उन्होंने टोटल इंटरेस्ट ग्रुप को कितने भागों में क्लासिफाई किया था? ही क्लासिफाइड इंटरेस्ट ग्रुप इन हाउ मेनी पार्ट्स? यू ऑल नो, हमने आपको याद करवाया है IAAN, IAAN। ठीक है, मतलब पहला है सर इंस्टीट्यूशनल, दूसरा है एसोसिएशनल, तीसरा है आपका एनोमिक, और चौथा जो है वो है आपका नॉन एसोसिएशनल। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोगों को बताना है आंसर में 1 2 3 4 से। ठीक है, आई एम गिविंग यू एग्जांपल, यू नीड टू फाइंड आउट कि किससे एसोसिएटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, यहां से हम लोग 10-15 क्वेश्चन कर लेंगे, आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट सिविल सर्विस कमीशन, स्टेट सिविल सर्विस एसोसिएशन, क्या होगा इसका आंसर? स्टेट सिविल सर्विस एसोसिएशन, दिस इज एग्जांपल ऑफ, वेरी गुड, द आंसर वुड बी इंस्टीट्यूशनल। चलिए इसी तरह से और कौन हो जाएगा? IAS एसोसिएशन, IPS एसोसिएशन। इज इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्या हो कि आप, हम सभी स्टूडेंट हैं और हम स्टूडेंट यूनियन बना रहे हैं, वो किस में आएगा? वी आर मेकिंग स्टूडेंट यूनियन, दैट विल कम अंडर, यस, दिस इज एसोसिएशन, एक ग्रुप। ठीक है, जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP, जैसे कि NSUI, जैसे कि SFI, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन आर देयर। ओके फाइन। नेक्स्ट, अगर मैं ये पूछूं हिंदुस्तान मजदूर किसान सभा, मतलब ऐसा जितने भी किसान ग्रुप हैं, जितने भी आपके यूनियंस हैं, जितने भी आपके फार्मर्स यूनियन, ट्रेड यूनियंस, ये जो है वो कहाँ आएंगे? दे विल कम अंडर व्हाट? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, टीचर्स एसोसिएशन, स्टूडेंट्स एसोसिएशन, दे विल कम अंडर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दे विल कम अंडर ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये पूछ दिया जाए कि अभी जो हो रहा है बंगाल में, अभी जो बंगाल में हो रहा है वो क्या है? भैया कोई किसी पर अटैक कर दे रहा है, लोग किसी को कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए, इट्स एंड एवरीथिंग कैन बी हैपन, एकदम राइट्स, दंगे फसाद, कुछ भी कभी भी, कोई भी अचानक से ग्रुप आ रहा है वो अटैक कर रहा है, दिस इज विल कम अंडर व्हाट? एसोसिएशनल, इंस्टीट्यूशनल, एनोमिक, या तो फिर आपका नॉन एसोसिएशनल। दिस विल कम अंडर एनोमिक प्रेशर ग्रुप, जो किसी मुद्दे को लेकर अचानक से एकदम उग्र हो जाता है, दैट मीन्स वो बहुत हो जाता है और फिर अगले ही पल में उनकी गुस्से कम होते के साथ वो खत्म भी हो जाता है, फिर लोग दिखते भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब ये एनोमिक राइट्स, डेमोन्स्ट्रेशन, एसेसिनेशन जो होता है, जैसे अभी देखिए आप जो बांग्लादेश में हुआ, बताइए, लोग शेख हसीना के रूम में आराम से चाय पी रहे थे बैठ के, बहुत कुछ, ये क्या है? दिस इज एनोमिक। बोलेंगे सर चाय का तो पता, चाय का प्याला कहाँ गया ये पता है। चलिए गुड, तो इन सारी चीजें आपको पता है। नेक्स्ट हम पूछे, जैसे रिलीजियस एसोसिएशन है, ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल में देखने को मिलता है कई सारे एसोसिएशन, लेट्स सपोज दैट कास्ट एसोसिएशन, लैंग्वेज ग्रुप, यू नो, ये सारी किसमें आएंगे? दे विल कम अंडर नॉन एसोसिएशन, ध्यान रहेगा। तो इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं होगा, इज दिस ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी सारे क्वेश्चन है इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन। चलिए वेरी गुड। सो कास्ट एसोसिएशन को कौन पैरा कम्युनिटी कहते हैं? हु स्टेटेड कास्ट एसोसिएशन एज पैरा कम्युनिटी?
रुडोल्फ, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ आपके रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। चलिए अब मैं आपसे यहाँ से इस स्लाइड से कम तो 10 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोगों को बताना है। तैयार है? रेडी? चलिए क्वेश्चन नंबर 1, हु रोट द बुक द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन? The modernity of tradition. Answer would be option number C. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, whose seen Indian federal structure as bargaining federal structure? Who had seen Indian federal structure as bargaining federal structure? चलिए वेरी गुड, बताइए सभी लोग। बार्गेनिंग फेडरेशन। चलिए तो आई कैन सी कार्तिक, शिवा और कौन है, श्रीधर, सोनाली, भाग्यश्री, शान, आप सभी आंसर नंबर डी दिए हैं। एवर्जनिंग है क्या? नो, दिस इज मॉरिस जोन्स। ठीक है, ध्यान रखिए सर पे ऐसा भी भरोसा नहीं करना है। सर ने बोला इसी स्लाइड से पूछूंगा, मतलब पूरा का पूरा चिपका के इसी स्लाइड से मैं दूंगा। सबसे ज्यादा भरोसा खुद पे रखिए, गड़बड़ हो जाएगा फिर। आंसर वुड बी मॉरिस जोन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ कई सारी चीजें हैं, सेंट्रल इडियम्स भी है। Who wrote the government and politics of India? The government and politics of India, जल्दी से। The government and politics of India. जोया हसन, मॉरिस जोन्स, बताइए क्या होगा इसका आंसर? द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। द आंसर वुड बी मॉरिस जोन्स। ठीक है, इसका आंसर भी होगा ऊपर वाला ही, मॉरिस जोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, who wrote the book India's Political Miracle? India's Political Miracle। भारत का वो मिराकल तो देखो, क्या होगा इसका आंसर? नहीं पता तो आप नो भी लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट नो, यू हैव ऑप्शन, देयर इज नो प्रॉब्लम। चलिए एक और हिंट देता हूं, ये वही उन्होंने ही लिखा है जिन्होंने लिखा है पॉलिटिक्स मेनली इंडियन। पॉलिटिक्स मेनली इंडियन। द आंसर वुड बी मॉरिस जोन्स। ठीक है, द आंसर वुड बी मॉरिस जोन्स ने लिखा है पॉलिटिक्स मेनली इंडियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए किसने लिखा इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट? ये तो काफी आसान बुक है, मुझे लगता है आप लोग कभी गलत नहीं करेंगे। इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट। द आंसर वुड बी रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट it is not politics that get caste ridden, it is caste that get politicized? It is not politics that gets caste ridden, but it is caste that gets politicized. The answer would be option number E, Rajni Kothari. Who discussed about the concept of casteization of the politics? जातियों का राजनीतिकीकरण। ओके मैं गलत बोल दिया, मैंने गलत बोल दिया, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट है। ठीक है, दिस इज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। तभी मैं सोचा कि क्या मैं बोल रहा हूँ, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट मतलब राजनीति का जात।
जाति का राजनीतिकीकरण, दिस इज जाति का राजनीतिकीकरण, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, किसका? जाति का राजनीतिकीकरण, ठीक है, ऐसा कुछ है। जो जाति है जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, अब ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे, सेकेंड डेमोक्रेटिक अब्सॉर्ब्स, तो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। सॉरी, मैं उल्टा बोल दिया था, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, द आंसर वुड बी रजनी कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is credited with हाँ, ये तो बात है, जाति है कि जाति नहीं। अब जब जाति है तो फिर सब कुछ है, ये तो बात है, जाति है कि जाति नहीं, क्या कीजिएगा। उम्मीद है सब लोग समझ पाए। जाने नहीं देते लोग, पकड़ के रखते हैं घरों में बैठा बैठा के। छोड़िए, वो अलग डिबेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अलग डिबेट है, उस पर जाएंगे तो फिर क्रांति हो जाएगा। लोकायन की स्थापना किसने की? लोकायन, द आंसर वुड बी रजनी कोठारी के मदद से ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कस इंडियन इकोनॉमी एज बुल्लुक कार्ट कैपिटलिज्म, बैल की गाड़ी, दिस इज रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किसने भारत को वीक स्टेट और स्टेट स्ट्रॉन्ग स्टेट दोनों के रूप में देखा है? भारत कुछ चीजों में वीक है, कुछ चीजों में बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द आइडिया डेरिवेटिव डिस्कोर्स, किसने कहा भैया देखो नेशनलिज्म क्या है? डेरिवेटिव डिस्कोर्स है, डिराइव्ड फॉर्म ऑफ, हमने पढ़ाया बहुत बार आपको। वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कशन बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे, सबको करना है ना। ये पढ़िए, social change, patronage democracy, banality nationalism, tradition versus change, mini democracy. These are important concepts. बी सी डी 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 डी, मतलब सब लोग डी लिख रहे हैं लगातार। चलिए ओके फाइन, दीक्षा सी, उषा बी, बताइए बाकी सभी। चलिए सुकांति बोल रहे नहीं सर, कार्तिक बोल रहे नहीं सर। चलिए देखते हैं सर, ठीक है। इसमें मुझे लग रहा है एक से दो हमने डिस्कस किया है पहले, आई हैव डिस्कस्ड वन और टू। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट पैट्रोनेज डेमोक्रेसी हमने डिस्कस किया है कंचनजंगा, आप सभी को याद होगा कंचनजंगा। मतलब कि आपका 50-50 का माजरा फिर हो जाएगा, या तो बी या तो डी, मतलब ए को और सी को हटा ही दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, बैटलिज्म जो है ये एसोसिएटेड है आपका, ठीक है। सोशल जस्टिस एसोसिएटेड है गोपाल गुरु, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। आप लोग ऐसे याद भी रखिए। जेनकिंस जो है ही डिस्कस अबाउट, मिनिमम को याद है शायद हमने जब नेशनलिज्म पढ़ाया था तो एक थिंकर थे जिन्होंने
बैनल नेशनलिज्म का आइडिया, आई विल रिमेंबर बैनल, दैट इज नॉट बैनलिटी, बिलिंग करके एक नाम था। मेरी वॉइस क्लियर नहीं, कट रही है? एक मिनट प्लीज वेट। अब ठीक है, चलिए। सो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके फाइन। सो प्लीज रिमेंबर द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, ये किसकी बुक है? हु रोट दिस पार्टिकुलर बुक? कम ऑन, जल्दी जल्दी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वी विल डू, वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, वेरी गुड। श्रीधर, शिवा, अर्पिता, शान, सुकांति, भाग्यश्री, दीक्षा, सोनाली, एवरीवन। सिर्फ मोहम्मद इरफान ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड इरफान, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर ए। इंडियाज ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर यू इरफान। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, हु डिस्कस द आइडिया ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच? हु डिस्कस द आइडिया ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच? कैपेबिलिटी अप्रोच की बात किसने की? वेरी गुड। हु डिस्कस अबाउट द आइडिया ऑफ ह्यूमन इंडेक्स? ह्यूमन राइट इंडेक्स जो है वो किसने डेवलप किया था? ये महमूद उल हक ने किया था, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान से है वो। और ये जो आपका कैपेबिलिटी अप्रोच है, इसमें एक और नाम आता है जो है आपका मार्था नवसम। ठीक है, प्लीज रिमेंबर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए, हु रोट द बुक कैन द सबाल्टर्न स्पीक? कैन द सबाल्टर्न स्पीक? आंसर वुड बी गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। वेरी गुड। ये बताइए, हु रोट द बुक साइलेंट रेवोल्यूशन? आप लोग पता होगा साइलेंट वैली केरला में है, तो साइलेंट रेवोल्यूशन किसने लिखा? रिचर्ड कार्सन। रिचर्ड कार्सन साइलेंट रेवोल्यूशन लिखते हैं, वो साइलेंट स्प्रिंग लिखते हैं, वो स्प्रिंग था वो। दिस इज क्रिस्टोफर जैफरलॉट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टोफर जैफरलॉट।
ही डिस्कस अबाउट द आइडिया ऑफ साइलेंट रेवोल्यूशन, मतलब बुक भी लिखते हैं ये, इंडिया साइलेंट रेवोल्यूशन, द राइज ऑफ लोअर कास्ट इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बताइए। ज्यादा इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कई सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूं एक ही बार तो फिर क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है ना। अब याद रहेगा ना आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन? चलिए चलिए, कौन सा इनमें करेक्टली मैच नहीं है? चलिए, अर्पिता डी, उपासना सी, उषा डी, कार्तिक डी, अर्पिता डी, सोनाली सी, ओके फाइन, सुकांति डी, सी तो करेक्ट है। चलिए सर मान लेते हैं करेक्ट है। चलिए फाइनली श्रद्धा, भाग्यश्री और इरफान सभी लोग डी के ऊपर मेजोरिटी ज्यादा है। चलिए वेरी गुड। ये जो है द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, दिस इज नॉट बाय राजीव भार्गवा बट दिस इज बाय क्रिस्टोफर जैफरलॉट, जिनको अभी तुरंत आप लोगों ने पढ़ा था क्रिस्टोफर जैफरलॉट, ये उनकी किताब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जहां तक है बात राजीव भार्गवा की, ही डिस्कस अबाउट विच आइडिया, प्रिंसिपल डिस्टेंस। अगर आप लोगों को याद होगा प्रिंसिपल डिस्टेंस मतलब सरकार को हर धर्म से एक निश्चित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके फाइन। नेक्स्ट ये बताइए, ग्रैनविले ऑस्टिन डिस्कस दैट, ग्रैनविले ऑस्टिन डिस्कस करते हैं कि भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अपने आप में एक ओलिगार्की फॉर्म करता है, तो उसमें कौन कौन से लीडर का उन्होंने नाम लिया था? देयर आर 4 लीडर्स। कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद साहब थे, नेहरू जी थे, आजाद जी थे और पटेल साहब थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, आजाद, पटेल, दे फॉर्म ओलिगार्की विद इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सिमलेस वेव किसने कहा था? इट इज ए सिमलेस वेव। सेम द आंसर वुड बी ग्रैनविले ऑस्टिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए, हु डिस्कस अबाउट द आइडिया ऑफ क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी? अतुल कोहली, वेरी गुड। द आंसर वुड बी अतुल कोहली। ठीक है, और हु गिव द आइडिया ऑफ संस्कृताइजेशन? संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? एन श्रीनिवासन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए फाइन। हु डिस्कस अबाउट द आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ स्कैर्सिटी? भारत में पॉलिटिक्स स्कैर्सिटी की होती है। द आंसर वुड बी मायरन वीनर, वेरी गुड। मायरन वीनर जो है वो खास तौर पे वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स पे ज्यादा फोकस करते थे अपने स्टडीज में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ही मेनली फोकस ऑन द स्टडी ऑफ वेस्ट बंगाल। बट एक थिंकर है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के ऊपर काफी काम किया है, जिनका नाम है पॉल ब्रास। ध्यान रखिएगा, इन्होंने सेक्युलरिज्म, राइट्स जो है, राइट्स, वायलेंस, फियर, इसके ऊपर काफी काम किया है। जैसे इनकी जो कॉन्सेप्ट, चलिए उसको करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल रखिएगा। भारत को किसने पॉलिसेंट्रिक नेशनलिज्म कहा? हु टर्म्ड इंडिया एज पॉलिसेंट्रिक नेशनलिज्म? चलिए वेरी गुड, एवरीवन इज गोइंग ऑप्शन फॉर बी, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा एंथोनी डी स्मिथ। हु डिस्कस अबाउट द आइडिया ऑफ प्रिंट कैपिटलिज्म?
आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। हु डिस्कस द आइडिया ऑफ इमेजिन द कम्युनिटी? Answer would be same. The answer would be Benedict Anderson. Who wrote Nation and Nationalism? Who wrote Nation and Nationalism? Ernest Galliner. Ernest Galliner. Is it? Who discussed about the idea of caste patriotism? Caste patriotism. आंसर वुड बी G.S. घुरिये। ठीक है, कास्ट पैट्रोटिज्म G.S. घुरिये। हु डिस्कस अबाउट द आइडिया ऑफ सोशल कैपिटल? चलिए ध्यान रखिएगा, बॉलिंग अलोन, पुटनम साहब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या कहा भैया, देखो भारत जो है वो पॉलिस सेंट्रिक नेशनलिज्म है। इसका मतलब समझिए, पॉलिस सेंट्रिक का मतलब क्या है? भारत में जो नेशनलिज्म है उसमें कई सेंटर्स हैं, हिंदुइज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, कई सारे इसके पिलर्स पॉइंट है। लेकिन आपको देखने को मिलेगा जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में है वो इतना सेंट्रिक आधार पे, इतने के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, पार्टिकुलर नस्ल के आधार पे वहां के नेशनलिज्म जो है वो बनी हुई है। ठीक है। हु गेट द आइडिया ऑफ ग्लोबल विलेज? मार्शल, देखिए गलत हुआ है, मैकलुहान। हु गेट द आइडिया ऑफ ग्लोबल जस्टिस? आंसर वुड बी पॉगे साहब, थॉमस पॉगे। हु गेट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड सोसाइटी? जॉन बोल्टन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हु डिस्कस अबाउट द आइडिया ऑफ सिक्योरिटी डिलेमा? जॉन हर्ज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या होगा इसका आंसर? डिमांड ऑफ ब्रज प्रदेश। नो पीपीटी, पीपीटी नहीं, कैसे पीपीटी तो है। सोनाली रुक जाइए, थोड़ा सा आ जाएगा। चलिए, तो ब्रज प्रदेश, कई सारे गाने भी बने हुए हैं ब्रज के ऊपर। ब्रज भूमि, ब्रज मतलब कृष्ण भगवान की जन्म का वो जमीन, मतलब वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑफकोर्स सर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को लेकर अलग अलग कई नाम से और डिमांड है ऐसे, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा हरित प्रदेश। ठीक है, यू विल गेट द नेम, मेनी नेम्स यू विल गेट। हरित प्रदेश। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मरु प्रदेश किसे कहा जाता है, तो ये मरु प्रदेश की डिमांड कहाँ है? राजस्थान में है। सौराष्ट्र, आप अगर रणजी गेम देखते हैं, इफ यू सी रणजी गेम, यू विल सी वन टीम सौराष्ट्र, एक टीम है जिसका नाम है सौराष्ट्र। द आंसर वुड बी गुजरात। विदर्भ नाम का टीम भी खेलता है रणजी में, अगर आप फॉलो करते हैं आपको पता होगा, महाराष्ट्र। ठीक है, बोडोलैंड आसाम में, आपको पता है बोडोलैंड, तो ये तो आप लगा सकते हैं, मतलब बोडो खासी जो ये लैंग्वेज है वो उधर है, तो आसाम। खालिस्तान पंजाब यहाँ मांग गई है। कोंगू नाडु, कोंगू नाडु कहाँ डिमांड है? तमिलनाडु में। पुलीलैंड मणिपुर, कमतापुर आसाम में, टुलू नाडु कर्नाटका केरल के बीच का जमीन है। ब्रज प्रदेश उत्तर प्रदेश, हरित प्रदेश यूपी, बुंदेलखंड यूपी, पश्चिमांचल और यूपी, अवध प्रदेश यूपी, पूर्वांचल यूपी, भोजपुर बिहार। ठीक है, कई सारे
जमीन है। गोरखालैंड, कौशल राष्ट्र जैसे जो आप सभी उड़ीसा से हैं, वहां आपको पता होगा कौशल राष्ट्र, कौशाली मतलब बड़ा सा पहले साम्राज्य हुआ करता था। विदर्भ महाराष्ट्र में, बिल्कुल यस भाग्यश्री, विदर्भ महाराष्ट्र। गारोलैंड मेघालय, द्रविड़स्तान द्रविडियन का, द्रविड़ लोगों का, वह तमिलनाडु में। मतलब कई सारे डिमांड हुए हैं, यू नो। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, बिकॉज दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। विच इज नॉट करेक्ट, कौन गलत है? ए गलत है, बी गलत है, कौन गलत है? सी गलत है, बी गलत है, सब गलत है। बी बी बी। चलिए देखते हैं क्या गलत है। अब बी तो सही है ना, स्टोरी पॉइंट तो है ही है, कल ही हमने पढ़ा है। बी कैसे हो सकता है? अब हेडक्वार्टर में कंफ्यूजन हो सकता है, प्रेजेंट चेयरमैन में कंफ्यूजन हो सकता है, मानते हैं। ए भी सही है 1992 में ही, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। रेखा शर्मा जो है ये अभी में चेयरमैन है, मतलब प्रेजेंट चेयरमैन है। शी इज प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये पहले नहीं थे। तो पहले कौन थे? पहले थे आपके जयंती पटनायक, ठीक है। द फर्स्ट वॉज जयंती पटनायक, ध्यान रहेगा, ध्यान रखिएगा। आज मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोड देखा था, बताऊं? आप यहां बैठे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज दैट आप यहां बैठे हैं, ठीक है, और आप आराम से, यहाँ एक विंडो लगा है, ये मान लेते हैं इधर विंडो बनाते हैं, ठीक है। आप इधर से इधर घूमते हैं और यहाँ विंडो लगा है, ठीक है, और इसके इधर मस्त सीन है, मतलब मस्त पेड़ पौधा है, नदी तालाब, मतलब पूरा दूर तक है, ठीक है। और आप इधर देखने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब यू वांट टू सी आउटसाइड द विंडो, ये विंडो है, ठीक है। आप इसके उस पार देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये विंडो गंदा है, अगर ये विंडो में डस्ट लगे हुए हैं, तो आप चाहे कितनी भी सुंदर इमेज को देख ले, क्या ये आपको सुंदर दिखेगा? विल यू एबल टू सी इट जस्ट वंडरफुल, एकदम मस्त शानदार, ठीक है। फिर आपने क्या किया, थोड़ा सा कपड़े से इस विंडो को साफ कर, शीशे को साफ कर दिया। फिर 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 वो जैसा है, जैसे सुंदर है, आप उससे भी अच्छा, मतलब वैसा मस्त दिखेगा। इसका इसेंस क्या है? व्हाट इज द इसेंस ऑफ दिस लाइंस? जब तक आप किसी चीज में तैयारी से नहीं आते हैं, आपको सामने की चीजें हमेशा टफ लगेगी, आपको सामने की चीजें हमेशा ब्लर लगेगा, हमें हमेशा ही होती, सर कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, सामने कुछ दिख नहीं रहा क्लियर, यू नो। लेकिन जब आप विंडो को साफ किए, दैट मींस जब आपने मेहनत की, जब आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझे, जो प्रॉब्लम्स थे जीवन में, आप जब उसको समझे, जो हर्डल थी जब आपने उसे समझा, जब उसमें मेहनत करके उसे साफ कर दिया, तब जिंदगी कैसे हो गई? समझ पाए? ये मुझे अच्छा लगा, तब जिंदगी आसान हो गई। जो लाइन लिखा हुआ था, मैं आपको बस लाइन सुनाना चाहता हूं। लाइन ये था, ध्यान सुनिएगा। नो मैटर हाउ, नो मैटर हाउ गुड द व्यू इट इज, नो मैटर हाउ good the view is, it always seems blurry through a dirty window, it always seems dirty through a dusty window, ठीक है। just like our lives, it always seems hard without a clear mind। जब तक आपका मस्तिष्क, जब तक आपका दिमाग एकदम क्लियर नहीं होगा, आपको जीवन की हर चीज टफ लगेगी।
सर एक चीज फील हुआ है कि मैं डे 1 और आज के दिन में बहुत चेंज हुआ लाइफ में। होना ही चाहिए, जीवन सीढ़ी की तरह होनी चाहिए, हमेशा एक कदम, मोदी जी ने कहा एक कदम स्वच्छता की ओर, तो एक कदम खुद को अपग्रेड करने की ओर, हर सेकेंड, हर मिनट, हर दिन, है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने बस शेयर कर दिया, डोंट माइंड इट इन अदर वेज एनीथिंग। चलिए पढ़ते हैं इसे। चलिए अब स्लोगन की बात आएगी तो गालिब टाइम ने भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। क्या बात है, गुड, शानदार, बिल्कुल सही लिखा है उन्होंने। चलिए पढ़िए सर, अब क्वेश्चन कर लें। थैंक यू अर्पिता फॉर योर काइंड वर्ड्स, वी आर ऑलवेज देयर। चलिए बताइए। थैंक यू अर्पण, बताइए। थैंक यू श्रद्धा, होप जल्दी सब कुछ रियल हो जाए। विच इज करेक्टली मैच्ड, कौन करेक्टली मैच्ड है? चलिए आप सभी एक साथ दे रहे हैं आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अच्छे दिन आएंगे, ये तो आप लोग बोल नहीं सकते। अच्छे दिन आएंगे किसने कहा सर? ये तो मोदी जी ने कहा, और इसी को लेकर उन्होंने इलेक्शन जीत गए। एक बार तो जीत गए, दो बार और तीसरी बार भी जीत गए, अब पता नहीं चौथी बार भी जीत जाएंगे। इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंडिया। मतलब इंदिरा जो है वो भारत है और भारत जो है इंदिरा है, ये किसने कहा? ये डीके बारू ने कहा था। दिस इज करेक्ट। और इंदिरा हटाओ देश बचाओ, ये जेपी नारायण की थी, ठीक है। हाँ सर, वही घूम रहे हैं विदेश, हमारा क्या, हम जहाँ थे वही हैं। चलिए तो इसमें आपका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट पढ़िए सर। दिस इज लिटिल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, प्लीज रीड केयरफुली। मजाक जोक्स अपार्ट, प्लीज बी केयरफुल। ओके फाइन, ओके फाइन, यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है, यहाँ करना है इनकरेक्ट। माफ कीजिएगा, द क्वेश्चन इज बीच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा गलत है? हाँ हाँ, गलत गलत गलत, माय राइट। ये बताइए बीच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब बताइए। अर्पिता, सोनाली, अर्पिता दो दो बार लिख रहे हैं, 3 बार अर्पिता ने लिखा। चलिए बताइए आप। कार्तिक डी, दीक्षा सी, सुकांति सी, उपासना उषा सी, शिवा बोल रहे हैं डी। ओके फाइन, भाग्यश्री सी। बाकी सभी बताएं। सेकेंड में एससी एसटी ये सब होता था। अच्छा, पहले एससी एसटी को मिलता था, सेकेंड में। अच्छा चलिए बताएं। अब चलिए आंसर की ओर। आज पढ़ी थी, चलिए बढ़िया हुआ पढ़ लिए। चलिए बी केयरफुल। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। बाकी फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज जो है आपका 1950 से 70 के बीच में शुरू हुआ। और इसका फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज क्या था? इसमें ये बात की गई थी कि पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन एडल्ट वोटर टू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बोथ एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। ये जो स्टेटमेंट है ये फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज के रिगार्डिंग है, ठीक है। वही सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज जो है ये गिवन किसने दिया? योगेंद्र यादव ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। वहीं अगर पूछा जाए कि सर थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज ये किसने दिया? कई बार आप लोग भी कंफ्यूज होते हैं, डेमोक्रेटिक अपसर्ज किसने दिया?
दिस वॉज गिवन बाय आशीष नंदी, ध्यान रहेगा। आशीष नंदी ने इस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट को दिया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर अगर आगे बढ़ा जाए तो सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज का टाइम क्या था, तो सर ये पोस्ट मंडल था, याद है, पोस्ट मंडल एरा। उसके बाद ओबीसी का पार्टिसिपेशन शुरू से था, तो अब हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज तो था, ये पार्टिसिपेशन था एडल्ट वोटर का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। इंक्रीजिंग ऑफ द पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन द लोअर क्लास, जिसको किसने कहा, एमएस श्रीनिवासन ने कहा संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन, कि जो लोअर कास्ट है वो अपर कास्ट को लेकर सीख रहे हैं, उनसे लेकर अपना पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं, इज इट। और इसी के बारे में कहा है रजनी कोठारी ने, कास्टिसाइजेशन ऑफ, नहीं माफ कीजिएगा, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, मतलब कि जो राजनीति है उसका जातिकरण हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज जो है 1980 में शुरू होता है, और योगेंद्र यादव जो है सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज का कॉन्सेप्ट देते हैं। वहीं अगर हम बात करें थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज का, ठीक है, उसको हम लोग करते हैं, प्लीज वेट, चलिए यहाँ करते हैं थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज। तो थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज की बात किसने की, तो आशीष नंदी ने की है। और थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज कब से शुरू हुआ, तो पोस्ट 2010 के बाद से ये शुरू होता है, ठीक है। इसमें क्या किया गया, व्हाट इज डन, इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा एलपीजी का एरा है, ठीक है, एलपीजी का एरा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसमें प्राइवेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा इंडिया की पॉलिटिक्स में। आशीष नंदी, इतनी बार तो लिखा गया नाम, नंदी, NANDY, ठीक है। थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज आशीष नंदी, NANDY, अच्छा कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ध्यान रखिएगा 2010 में, ठीक है। इसमें यह कहा गया जैसे एलपीजी जो आया, इससे कंपिटिटिव मार्केट सोसाइटी इमर्ज हुआ। कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी मतलब प्राइवेट मार्केट, और चुनावों में किसका पकड़ होने लगा, जो बड़े बड़े यू कैन से अंबानी अडानी, जहां बड़े बड़े कंपनी को संभालते हैं, इनके अंदर बड़े बड़े लोग, बड़ी जनसंख्या में लोग काम करते हैं, तो वो पॉलिटिक्स को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, यू नो। वो लोग, अगर आपने देखा होगा तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड का केस अगर आप लोगों ने देखा रिसेंट में, उसमें चंदा किसने दिया, हमने, आपने, या बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, किसने दिया, किसने पॉलिटिक्स को ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, हमने, आपने, कैपिटलिस्ट क्लास ऑफ कोर्स, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव रूप में चाहे नेगेटिव रूप में, बड़े बड़े लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यही सब वो कहते हैं। और इससे क्या हुआ कि जो यूथ है उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ी, और इंडिया में एक चीज और हुआ कि इस समय करप्शन मूवमेंट शुरू हुआ, जैसे आपको देखने को मिलेगा RTI मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद लोकपाल, लोकायुक्ता, 2013 लोकपाल बिल, ये चीजें जो है वो निकलकर सामने आई। तो ये सारी चीजें जो है वो थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग भूख तो नहीं लग गई, चलिए मैं जल्दी खत्म करता हूँ, टाइम हो गया, बट अगेन विल डू इट। Who described India as Indian state and weak and captured? वीक एंड कैप्चर्ड किसने कहा भारत राज्य को? चलिए वेरी गुड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, लिसन केयरफुली। इंडियन स्टेट को वीक एंड कैप्चर्ड करना, ये एक बात है, वीक और कैप्चर्ड, और इंडिया को वीक एंड स्ट्रॉन्ग दोनों कहना, ये अलग बात है। तो वीक एंड कैप्चर्ड अर्नब वर्धन ने कहा है, वहीं इंडिया को वीक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेट किसने कहा है? रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने कहा है, ध्यान रहेगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट इंडिया एंड इट्स फ्रैगमेंट्स? इंडिया एंड इट्स फ्रैगमेंट्स, हु रोट इंडिया एंड इट्स फ्रैगमेंट्स? आंसर वुड बी पार्थ चटर्जी, वेरी गुड. Who wrote Dominance Without Hegemony? Dominance Without Hegemony. सुदत्ता कविराज, नो. याद रखिएगा, Who wrote, मतलब ध्यान रखिएगा, रंजीत गुहा. पूरा नाम है डोमिनेंस विदाउट हेजेमनी, हिस्ट्री एंड पावर इन कॉलोनियल इंडिया. ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है. बताइए किसने दिया कॉन्सेप्ट डोमिनेंस विदाउट हेजेमनी? सिंपल दे विलास. तो आपको ध्यान रखना है, रंजीत गुहा ने इसकी बात की है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियरली, इनमें से कौन सा राज्य 6th शेड्यूल में नहीं है? सिंपल क्वेश्चन, वी हैव डिस्कस अ लॉट ऑफ टाइम. कितनी बार से भी ज्यादा हम लोगों ने डिस्कस किया है. त्रिपुरा होगा उसके जगह पर सर. बिल्कुल, हमने आपको बताया था कि जहां पे भी नाम में एमएन साथ में आता है वो नहीं होगा. मणिपुर में एमएन साथ में आता है सर, मणिपुर नहीं होगा, बात खत्म. ठीक है, बाकी असम, मेघालय, मिजोरम, ये 3 होंगे, साथ में त्रिपुरा होगा. ठीक है, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए. चलिए एवरीवन, सब लोग ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं. अच्छा, ऐसा है क्या? सोच लीजिए फिर से. थिंक अगेन, वन मोर चांस. ग्यारह, 1,10,000%. अर्पिता डी आ गए. बी से हो गया. अच्छा, बी से आ गया, मतलब ठीक है. दीक्षा डी, डी से हो गया. अच्छा, मतलब बोल गया. चलिए ठीक है, ठीक है, ओके ओके. द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी. सो ये ठीक है. सोशल मूवमेंट इन इंडिया किसकी है सर? दिस इज बुक बाय घनश्याम साहब. ठीक है. फिर लैंग्वेज, रिलीजन एंड नॉर्थ पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया, ये किसकी बुक है? पॉलर ब्रास की है. डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया किसकी है? अतुल कोहली की है. और रीथिंकिंग पॉलिटिक्स इन इंडिया, रीथिंकिंग स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये किसकी है? आशुतोष कुमार की. चलिए, मैं 4 किताब लिख रहा हूँ, आप लोग बताना है कौन सी बुक अमर्त्य सेन की नहीं है. रेडी? चलिए, आइडिया ऑफ जस्टिस, स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया, इनइक्वालिटी रीएग्जामिन्ड, और आइडेंटिटी एंड वायलेंस. कौन से बुक नहीं है? नहीं है, आप लोग पहले से तैयार हैं. चलिए, अच्छी बात है. ओके फाइन. सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी. वेरी गुड. ये जो बुई है, मतलब द स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया, दिस इज बुक बाय अतुल कोहली. बाकी जो बुक है वो आपका आइडिया ऑफ जस्टिस, इनइक्वालिटी रीएग्जामिन्ड, आइडेंटिटी एंड वायलेंस, आर्गुमेंटेटिव इंडियन, फ्रीडम एज डेवलपमेंट, these all are book by अमर्त्य सेन. Who wrote कैपिटलिज्म एंड डेवलपमेंट? कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, माफ कीजिएगा. कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम ही था ना? चलिए, बिल्कुल. मिल्टन फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन, मैकफर्सन की बुक नहीं है, मिल्टन फ्रीडमैन. ठीक है, ध्यान रखिएगा. किसी भी मैकफर्सन की कौन सी बुक है? डेमोक्रेटिक थ्योरी, एसेज इन रिट्रीवल, द थ्योरी ऑफ पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म, द लिबरल थ्योरी ऑफ पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म है. ठीक है. क्रिएटिव, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी एक बुक है. क्रिएटिव फ्रीडम का आइडिया उन्होंने दिया है. ठीक है.
डेवलपमेंटल पावर एंड स्ट्रक्टिव पावर का कॉन्सेप्ट उन्होंने डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, the Supreme Court of India is at long last becoming, after 32 years of republic, the Supreme Court for Indians। ये किसने कहा है? चलिए, आप सभी ऑप्शन नंबर सी, बी, सी, डी दे रहे हैं। एक करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उपेंद्र बख्शी ने ये स्टेटमेंट को दिया है। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन है ये। ओके, कोई बात नहीं, बस ध्यान रख लीजिए, है ना। चलिए, इसका आंसर बताइए। रिविटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, ये किसने कहा? किसने इस बात के साथ कमिटी को अपॉइंट किया? चलिए, वेरी गुड, द आंसर वुड बी LM सिंघवी कमेटी। ठीक है, ध्यान रखिए, जो 1986 में बना था, ये 1985 में बना था, ये 1977 में बना था, ये 1957 में बना था। ये फर्स्ट वाला जो है वो 3 टीयर की बात करता है, सेकंड वाला जो है वो सेकंड टीयर की बात करता है। ठीक है, 2 टीयर की बात करता है। फर्स्ट वाला का क्लासिफिकेशन करें तो सबसे नीचे में क्या था? ग्राम पंचायत। सेकेंड वाले में क्या था? पंचायत समिति। थर्ड वाले में क्या था? जिला परिषद। ठीक है, अगर सेकेंड टीयर में बात करें तो ये बीच वाला जो है, इसको और नीचे वाले को हटाकर एक साथ बना दिया गया था मंडल पंचायत। ठीक है, तो ये एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, एनजीओ है, उनके फाउंडर हैं, आपको बताना है कौन सा इनमें से गलत है, करेक्ट मैच नहीं है। कौन करेक्टली मैच नहीं है? रिपन कपूर, कौन सी मूवी में है ये? अच्छा, चलिए देखते हैं। सो अच्छा, बॉलीवुड में है। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्राई फाउंडेशन वाज फाउंडेड बाय रिपन कपूर। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर एवरीवन। सो द करेक्ट आंसर वुड बी अर्पिता, माफ कीजिएगा, द करेक्ट आंसर वुड बी रिपन कपूर। ठीक है, और विष्णु शर्मा ऐसा कोई कुछ नहीं है, बाकी चीजों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी गुंज जो है, अंशु गुप्ता गिव इंडिया फाउंडेशन, वेंकट कृष्णन स्माइल फाउंडेशन जो है वो शांतनु मिश्रा इसके फाउंडर हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए से। बताइए सब लोग जल्दी से, कम ऑन। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद द राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट? जस्ट थिंक, क्या होगा? चलिए ध्यान रखिएगा, द करेक्ट आंसर वुड बी MKSS, मिसान, सॉरी माफ कीजिएगा, मजदूर किसान शक्ति संगठन, यही नाम था एग्जैक्टली, मजदूर किसान शक्ति संगठन। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट, और बाकी ये एक स्लाइड हमने ऐड कर दिया था, इसको मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अच्छे से टाइम लेके। सो एवरीथिंग इज क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, कोई शिकायत? ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। कीप लर्निंग। चलिए मैं PDF दे दूंगा आप लोगों को। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, खुश रहे, मस्त रहे, सीखते रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू इरफान, अच्छे से आप लोग रिवीजन करिए अपना, इट, और अपना ध्यान रखें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, खुश रहे, मस्त रहे, सीखते रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू इरफान।